हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोबिलिटी। सो एज यू नो इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विद यू कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी। तो बेटा अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है तो मेरा चैनल आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और वहाँ आपको लास्ट वीडियो मिलेगा और वहाँ पर आप मोबिलिटी का आइडिया ले सकते हो। तो बेटा मोबिलिटी को हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, मोबिलिटी वाला हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम बनाया था और मोबिलिटी का मीनिंग हमने क्या लिखा था, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मोबिलिटी का ये म्यू सिंबल होगा, Vd मीन्स दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ इट इज इक्वल टू E टाउ कैपिटल E अपॉन M इंटू E। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, मोबिलिटी किसकी इक्वल आएगी, E टाउ अपॉन M। तो ये तो बेटा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया मोबिलिटी का। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले चेक करो क्या लिखी है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड पे, 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपका चार्ज कैरियर किस स्पीड से भागेगा। सो 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा ये हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रेशियो से। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी मोबिलिटी से। तो बेटा मोबिलिटी हमें ये बताएगी कि चार्ज कैरियर आपका एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे किस स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहा है। तो हमें मोबिलिटी ये बताएगी कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर आपका 1 न्यूटन पर कूलम पर, 1 न्यूटन पर कूलम पर किस स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहा है, किस स्पीड से वो ड्रिफ्ट हो रहा है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। तो बेटा हमें मोबिलिटी से ये मिलेगा कि 1 न्यूटन पर कूलम पे चार्ज कैरियर आपका किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा। तो ये हमें आइडिया मिलेगा मोबिलिटी से। तो बेटा जिस चार्ज कैरियर की स्पीड, जिस चार्ज कैरियर की वेलोसिटी 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे ज्यादा आएगी तो उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लो कि चार्ज कैरियर आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद वो अगर हाई स्पीड से ड्रिफ्ट होगा तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मीनिंग 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें चार्ज कैरियर की वेलोसिटी का जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो रेस्पॉन्स डिसाइड करेगा चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को। तो अब चेक करते हैं मोबिलिटी की SI यूनिट क्या होगी। मोबिलिटी की बेटा SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट फॉर्मूला हमारे पास है Vd अपॉन E, दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन न्यूटन अपॉन कूलम। तो बेटा SI यूनिट आएगी मोबिलिटी की, दैट इज मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। सो दिस इज SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। और मोबिलिटी बेटा नेगेटिव किसके लिए होगी, इट इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, और ये पॉजिटिव किसके लिए होगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से माइंड में रखना है कि मोबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होगी, मोबिलिटी पॉजिटिव किसके लिए होगी। तो आप चेक करते हैं मोबिलिटी का रिलेशन क्या बना है, मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टाउ
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो बेटा जिस चार्ज कैरियर का मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, अब जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मीनिंग जो लाइटर चार्ज पार्टिकल होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, जो हैवियर चार्ज पार्टिकल होगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेटा अब ये तो क्लियर हो गया कि मास का क्या रिलेशन होगा। अब चेक करते हैं टाउ का क्या रिलेशन है। टाउ अगर इंक्रीज होगा, टाउ अगर इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी, टाउ अगर इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग टाउ आपका इंक्रीज डिक्रीज कब होगा, जब कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर आपका राइज होगा तो टाउ डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर आपका फॉल करेगा तो टाउ इंक्रीज होगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, व्हेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेज inside conductor then tau decreases, when tau decreases then mobility will decrease। तो बेटा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तो तो टाउ इंक्रीज होगा, मोबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये बेटा रिलेशन मैंने आपको बताया कि मोबिलिटी का रिलेशन टाउ के साथ कैसे बनेगा, मोबिलिटी का रिलेशन मास के साथ कैसा बनेगा। हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं मोबिलिटी का रिलेशन करंट के साथ। तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोबिलिटी का रिलेशन करंट के साथ। नाउ एज यू नो करंट हैज रिलेशन विद drift velocity by simple equation I equal to NEAVD। तो बेटा अब यहां चेक करो, यहां अगर आप VD को रिप्लेस करोगे किससे, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या आंसर आएगा, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो I प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी आएगा। सो व्हेन एवर mobility increases then electric current will increase। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि whenever mobility increases then there is increase in electric current, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी, तो बेटा मोबिलिटी आपकी पॉजिटिव आयन की, नेगेटिव आयन की काफी कम आएगी बिकॉज दे आर वेरी हैवियर, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी काफी हाई आएगी बिकॉज इट इज वेरी लाइटर। प्रोटॉन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम आएगी कि प्रोटॉन का मास आपका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओहम्स लॉ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, और टॉपिक का नेम आपने 10th क्लास में भी सुना होगा। तो टॉपिक का नेम है बेटा ओहम्स लॉ। तो बेटा ओहम्स लॉ में ओहम साइंटिस्ट का नेम है। तो ओहम ने क्या लॉ बनाया था, पहले लॉ चेक करते हैं इसने क्या बनाया था, इसने क्या स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट क्या थी इसकी, इफ टेम्परेचर of conductor comma material of conductor and dimensions of conductor remain constant, then current between 2 points of conductor is directly
proportional to potential difference across two points of conductor। तो बेटा ये है ओहम्स लॉ की करेक्ट स्टेटमेंट, ये है बेटा ओहम्स लॉ की करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा ये स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हो, और इस स्टेटमेंट को नोट करने से पहले आपको एक पॉइंट बिल्कुल माइंड में सेट करना है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में पहले डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा, बाद में इलेक्ट्रिक करंट आएगा। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट आपका कब आएगा? जब किसी कंडक्टिंग वायर में आपका डिफरेंस इन पोटेंशियल प्रेजेंट होगा। इसका मीनिंग करंट आपका किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसका मीनिंग करंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेटा 10th क्लास में हो सकता है आपने पढ़ा होगा V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन बेटा करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो ये बेटा आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स रखना है कि जब भी आप किसी कंडक्टिंग वायर को क्लोज सर्किट में लगाओगे, तो क्लोज सर्किट में अगर कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर उसका मटेरियल आपने चेंज नहीं किया है, अगर उसके डायमेंशंस आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो करंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट ओहम्स लॉ। तो बेटा ये ओहम्स लॉ था, तो ये इसकी स्टेटमेंट थी, और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी हैव I प्रोपोर्शनल टू V। तो अब हम क्या करेंगे? सिंबल को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो क्या आएगा? I इक्वल टू V अपॉन R। नाउ 1 अपॉन R इज कांस्टेंट, 1 अपॉन R इज कांस्टेंट। तो बेटा V इक्वल टू आई आर आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि ओहम्स लॉ में जो आपका R होगा, जो आपका R होगा दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ओहम्स लॉ के अंदर जो आपका R होगा, जो आपका रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो बेटा I का मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट, V का मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ I प्रोपोर्शनल टू V, नाउ I इक्वल टू V अपॉन R। नाउ 1 बाई R इज कांस्टेंट, 1 बाई R इज कांस्टेंट। तो बेटा कोई भी, अगर आप कोई भी कंडक्टिंग वायर लोगे, कंडक्टिंग वायर में अगर आप इलेक्ट्रिक सेल लगाओगे, तो अगर कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ये इसके 2 टर्मिनल है कंडक्टिंग वायर के, तो करंट कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा अक्रॉस दिस कंडक्टिंग वायर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मटेरियल इज कांस्टेंट, now dimensions of conducting wire is constant, then we have V equal to IR, V equal to IR and I proportional to V, I proportional to V। तो बेटा अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे, अगर हम यहाँ एमीटर लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। हमें करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। तो बेटा ये आपको चेक करना है कि आपका जो कांस्टेंट फिगर है दैट इज कैपिटल R, वो आपका बार बार सेम वैल्यू कैरी करेगा, वो आपका बार बार सेम वैल्यू कैरी करेगा। इसका मीनिंग अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे, तो करंट में भी चेंज आएगा, करंट में भी चेंज आएगा। तो I हमेशा V के प्रोपोर्शनल ही होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो बेटा दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो बेटा ये कांस्टेंट क्वांटिटी हमारी रेजिस्टेंस के नेम से फेमस होगी। और अब अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली ओहम्स लॉ का अगर सर्किट बनाएंगे, सर्किट कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, फिर हम यहाँ लगाएंगे एमीटर दैट इज मिली एमीटर,
और हम पोटेंशियल डिफरेंस को बार बार चेंज करेंगे। तो इस एरो का मीनिंग क्या है? दैट इज वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे कंडक्टिंग वायर के पैरेलल में और मिली एमीटर को हम लगाएंगे, मिली एमीटर को हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक सेल के सीरीज में, इलेक्ट्रिक सेल के सीरीज में। तो ये बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा कंडक्टिंग वायर के पैरेलल में आएगा और मिली एमीटर हमेशा आपका इलेक्ट्रिक सेल के सीरीज में आएगा। ठीक है बेटा। तो अब यहां हमने ये चेक कर लिया कि अगर मिली एमीटर आपका सीरीज में आएगा तो मिली एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो ये सर्किट के करंट को चेंज नहीं करेगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, तो इसको लगाएंगे पैरेलल में, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट आपका सर्किट के अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्ट मीटर अगर पैरेलल में होगा तो वोल्ट मीटर यहां से बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट कैरी करेगा, जो हमारे लिए यहां पर इजीली इग्नोर हो जाएगा, इजीली इग्नोर हो जाएगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आई आ रहा है तो यहां पर वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट आएगा वो आई का कितना परसेंट आएगा? दैट इज वेरी वेरी लेस। तो यहां जो करंट आएगा वो क्या आएगा? यहां जो करंट आएगा 0.0000001 आई। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट आएगा क्या बनाने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। वो करंट आपका मेन करंट का बिल्कुल माइन्यूट सा अमाउंट होगा, जो हमारे लिए यहां पर विजिबल नहीं होगा, जो हमारे लिए सर्किट के अंदर इजीली इग्नोर हो जाएगा। तो सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट आपका एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा। वोल्ट मीटर का काम क्या है कि अक्रॉस कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। मिली एमीटर काम क्या है? सर्किट के अंदर कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना। तो मिली एमीटर करेगा मैक्सिमम करंट को मेजर और वोल्ट मीटर करेगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर। तो बेटा ये था आपका ओहम्स लॉ। तो अब इस ओहम्स लॉ को हम प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चेक करते हैं कि ओहम्स लॉ को हम प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, प्रॉपर वे से एक्सप्लेन इसको कैसे करेंगे। तो बेटा हमें ओहम्स लॉ से क्या मिला? हमें ओहम्स लॉ से एक नई क्वांटिटी मिली, दैट इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बेटा किसके इक्वल आ रहा है? इट इज V अपॉन I। तो हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिली, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। तो बेटा अब कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बेटा चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम कंडक्टर को लो टेम्परेचर पे रखते हैं, तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो सकता है। इसका मीनिंग कि अगर आपको ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको अगर कंडक्टिंग वायर मिली है तो आपको टेम्परेचर को लो रखना है। तो बेटा मेटल्स और कंडक्टर्स आपके ओहम्स लॉ को कब वेरीफाई करेंगे? जब टेम्परेचर लो होगा। अदरवाइज अगर टेम्परेचर हाई होगा तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस आपका चेंज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो आपका जो ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। तो इसी टाइप से जो आपका सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अंदर कंडक्टिंग फिलामेंट होता है, तो बेटा वो कंडक्टिंग फिलामेंट, वो मेटालिक फिलामेंट आपका कभी भी ओहम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। आपको मालूम है कि अगर आपका बल्ब का फिलामेंट मेटल का है तो जैसे टेम्परेचर राइज होगा, जैसे वो हीट अप होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा रेजिस्टेंस क्यों चेंज होता है कंडक्टर में? क्योंकि बेटा जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होंगे ड्यू टू एक्सेसिव थर्मल एनर्जी, तो उनका कोलिजन
उनका कॉलिजन रैपिडली होना स्टार्ट हो जाता है, उनके नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होंगे तो करंट आपका डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर राइज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस आपका चेंज होना स्टार्ट कर देगा। टेम्परेचर जितना लो होगा ओहम्स लॉ आपका उतना ही बेटर डिफाइन होगा, उतना ही बेटर आपका वैलिड होगा। तो बेटा ये तो हमने डिस्कस किया ओहम्स लॉ को। तो अब हम चेक करते हैं कि कैपिटल आर की एसआई यूनिट क्या होगी। कैपिटल आर की एसआई यूनिट क्या होगी, अभी चेक करते हैं कैपिटल आर की एसआई यूनिट क्या होगी। कैपिटल आर का मीनिंग क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल आ रहा है, V अपॉन I के इक्वल आ रहा है। तो resistance is equal to 1 volt upon 1 ampere. This is SI unit of resistance, 1 volt upon 1 ampere. It is SI unit. Now we can give standard SI unit of resistance. Now we can write standard SI unit of resistance. तो बेटा स्टैंडर्ड की फॉर्म में SI यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, दैट इज 1 ओहम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड SI यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, दैट इज 1 ओहम, और 1 ओहम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मीनिंग जब कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी, तो उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, 1 ओहम उसका रेजिस्टेंस होगा, उसका 1 ओहम रेजिस्टेंस होगा। तो बेटा इस टाइप से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय टेकिंग रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा अब चेक करते हैं कि IV ग्राफ कैसा बनेगा, कंडक्टर का IV ग्राफ कैसा बनेगा। तो अभी चेक करते हैं, अगर हमारे पास कोई आइडियल कंडक्टिंग वायर है और अगर वो लो टेम्परेचर पे है और अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो अगर हमारे पास आइडियल कंडक्टिंग वायर है बेटा, ये ध्यान रखना कि करंट हमेशा y एक्सिस पे आना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस आपका x एक्सिस पे आना चाहिए। तो बेटा अब चेक करो कि IV ग्राफ कैसा बनेगा ओहम्स लॉ में। तो अब चेक करो अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल आपका फिक्स है, डायमेंशंस फिक्स है, तो बेटा उस केस में I प्रोपोर्शनल टू V होगा और लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। बट प्रैक्टिकली बेटा हमें कभी भी लाइन स्ट्रेट नहीं मिलेगी, तो हमें लाइन प्रैक्टिकल नेचर में कैसे मिलेगी, हमें लाइन प्रैक्टिकल नेचर में थोड़ी सी टिल्ट मिलेगी। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन है दैट इज प्रैक्टिकल ग्राफ बिटवीन I एंड V। और बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज आइडियल ग्राफ बिटवीन I एंड V। तो बेटा ये ध्यान रखना, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, मटेरियल फिक्स, डायमेंशंस फिक्स, देन I प्रोपोर्शनल टू V, तो लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। अब चेक करो यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप क्या आएगा, नाउ स्लोप इक्वल टू I अपॉन V। नाउ स्लोप इक्वल टू I अपॉन V, इट इज इक्वल टू 1 बाय R, इट इज इक्वल टू 1 बाय R। नाउ V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको मिला कि I और V का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कब आएगा, जब वायर का टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मटेरियल फिक्स होगा, डायमेंशंस कैसे होंगे वायर के, कंडक्टिंग वायर के डायमेंशंस फिक्स होंगे, इसका मीनिंग I प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद रेजिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस आपका किसके अंदर होगा, रेजिस्टेंस आपका
किस डिवाइस की प्रॉपर्टी है, तो अभी हम चेक करने वाले हैं बेटा कि रेजिस्टेंस वर्ड आपका कहां से निकला है। तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे रजिस्टर। सबसे पहले हम नेम लिखेंगे रजिस्टर। ए डिवाइस which can oppose flow of electric charges in conducting wire or in any material a device which can oppose flow of electric charges, a device which can oppose flow of electric charges। बेटा इसमें आप ये वर्ड हटा ही दो तो और बेटर रहेगा। a device which can oppose flow of electric charges is known as रजिस्टर, is known as रजिस्टर। तो बेटा रजिस्टर वो डिवाइस है, रजिस्टर बेटा वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होगा उसको अपोज करेगा। तो बेटा वो डिवाइस जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज करेगा उस डिवाइस का नेम होगा रजिस्टर। तो रजिस्टर बेटा एक डिवाइस है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस, इसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर टू अपोज flow of electric current is known as resistance, is known as resistance। तो बेटा नेचर में कोई भी मटेरियल, नेचर में अभी तक कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। इसका मीनिंग जो भी मटेरियल आपका नेचर में है उसके पास रजिस्ट करने की एबिलिटी है। तो बेटा नेचर में जितने भी मटेरियल हैं, नेचर में जो भी मटेरियल आपके लिए एग्जिस्ट करेगा उस मटेरियल के पास अपोज करने वाली एबिलिटी होगी। इसका मीनिंग हर मटेरियल नेचर में, यूनिवर्स में हर टाइप का मटेरियल एक रजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी रखता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल इनर्शिया से मैच करता है।